दोस्तों, मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं आपको आज जो है बैंक से रिलेटेड एक जानकारी बताना चाहूँगा। यदि आपका बैंक में अकाउंट है या किसी रिलेटिव का रहा है और उनके नाम की कोई यदि एफडी रही है और बाई चांस यदि मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी नहीं था, तो आप कैसे उनके बैंक अकाउंट से या एफडी को कैसे जो है विड्रॉल कर पाएंगे। आपको सर्वप्रथम बैंक पे जाना है और आपको एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट क्लेम ऑफ डिसीज का फॉर्म लेना है और उस फॉर्म को फिल करना है। आपको उसके साथ कुछ मुख्य डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिनमें से आपको जो है एक स्टाम्प 1000 का लगेगा और दूसरा स्टाम्प 500 का लगेगा और एफिडेविट में जो है 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा। और आपको 2 विटनेस लगेंगे और जितने भी मृतक के रिलेटिव होंगे उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिनमें से आपको उनके आधार कार्ड, परिचय पत्र, अकाउंट की उनकी फ़ोटोकॉपी और उनका जो है समग्र आईडी की फ़ोटोकॉपी लगेगी। ये फॉर्म के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट जो हैं सबमिट करने हैं और जो मृतक होंगे उनका जो है समग्र आईडी भी लगेगा और डेथ सर्टिफिकेट भी लगेगी। शेष जानकारी मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले पेज पे जो है पूरे निर्देश दिए हुए हैं, सेकंड वाले पेज पे भी पूरे निर्देश दिए हुए हैं। जैसे आप थर्ड वाले पेज पे आएंगे तो देखेंगे कि ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम डिसीज। तो इस पे राइट साइड में आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। तो इसमें आवेदक का नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, डेट वगैरह डालनी है। उसके बाद क्लेम फॉर पेमेंट ऑफ बैलेंस इन द अकाउंट एंड डिलीवरी ऑफ आर्टिकल इन सेफ डिपॉजिट। इसमें जो है मृतक का नाम लिखना है। आपको इधर दिख रहा होगा मृतक का नाम लिखा हुआ है और उनकी डेथ कब हुई है वो डेथ डेट यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद नीचे तरफ आपको जो थर्ड लाइन दिखेगी उस पर आई बी एडवाइस दैट, यहाँ पे भी मृतक का नाम लिखना है और जिस तारीख को एक्सपायर हुए हैं वो डेट डालनी है। उसके नीचे दूसरा नंबर डाला हुआ है लेट सीरी, यहाँ पे भी मृतक का ही नाम लिखना है। और नीचे तरफ आपको देखने को मिलेगा कि बॉक्स बने हुए हैं, उसमें नेचर ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट नंबर और अमाउंट और डेट ऑफ मैच्योरिटी वगैरह पूछा हुआ है। तो यदि आपका सेविंग अकाउंट है, अकाउंट में बैलेंस था या एफडी है, तो एफडी की आईडी होती तो आईडी नंबर अकाउंट के नीचे डालनी है और सेविंग अकाउंट है तो अकाउंट नंबर डालना है, बाकी आपको छोड़ देना है। ये सारी चीज़ें जो हैं जो खाली बचे हुए इसको ब्रांच से फिल कर लिया जाएगा। इसके बाद आप पेज पलटेंगे, जो सेकंड पेज आएगा उस पर आप ऊपर देखेंगे बॉक्स बने हुए हैं और उनको छोड़ देना। चौथे नंबर पे लिखा है आई वी फर्निश ब्लो द रिक्वायर्ड, उस पर ए नंबर पे डेट और प्लेस और ऑफ डेथ लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे उनकी डेथ हुई थी उस डेट को लिखना है और स्थान को लिखना है। उसके बाद डिटेल ऑफ डेथ सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट नंबर लिखना है और डेट जिस तारीख को उनकी मृतक की मृत्यु हुई थी और अथॉराइट लिखा हुआ है, यानी जिसने भी उसको सत्यापित किया हुआ है कि इनकी डेथ हो चुकी है। एज लिखनी है, उनकी कितनी एज थी मृतक की। फिर उसमें मटेरियल स्टेटस डी नंबर पे पूछा हुआ है, मटेरियल स्टेटस लिखना है और वो मैरिड थे कि अनमैरिड थे। परमानेंट एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन एफ नंबर पे दिया और रिलीजन लिखना है। फिर नेम ऑफ रिलेशन एंड एज ऑफ द लीगल हेयर्स ऑफ द डिसीज, यहाँ पे मृतक के जितने भी परिवार में दावेदार हैं या आवेदक हैं उनको सबको यहाँ पे भरना है। तो नाम लिखेंगे, एज लिखेंगे, उनके रिलेशन, मृतक के साथ क्या रिलेशन था उसको लिखना है और एड्रेस लिखना है। और यहाँ पे आपको लास्ट बॉक्स में देखने को मिलेगा कि वेदर एग्जीक्यूटिंग लेटर ऑफ डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। तो जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने हैं उनके कोष्टक में जो है नो लिख दिया जाएगा, बाकी जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके सामने जो है यस लिखा होना चाहिए। और नीचे तरफ नेम ऑफ माइनर नेचुरल गार्डियन, यहाँ पे यदि 18 वर्ष की कम उम्र के बच्चे हैं तो उनका यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। अब पेज पलटना है। उसके बाद जो आपका पाँचवें नंबर का पेज आएगा, इस पे आपको ऊपर तरफ लिखा हुआ है श्री। तो यहाँ पे आपको लिखने हैं विटनेस के नाम, मतलब जो गवाह हैं उनके नाम लिखना है। इसमें 2 गवाह ज़रूरी होते हैं, वो आपको कितने वर्ष से जानते हैं कि आप स्थायी निवासी हैं और उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसके बाद नीचे तरफ सर्टिफिकेट दैट टू द बेस्ट ऑफ है माई नॉलेज बिलीव द फैक्ट स्टेट एबो आर द ट्रू करेक्ट, यहाँ पे वो गवाहों के नाम लिखने हैं, जो गवाह हैं उनके नाम होंगे, सिग्नेचर होगा, प्लेस डेट वगैरह लिखना है। उसके बाद 6वें नंबर पे आप आएंगे तो वी पर्पस द फ्लॉविंग श्योर्टली रिक्वायर्ड फॉर
फॉर अमाउंट्स अप टू 3 होल्ड्स। यहाँ पे गवाह के नाम लिखे जाएंगे, एड्रेस लिखा जाएगा और उनका नेट वर्थ वगैरह लिखा जाएगा। 7 नंबर पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आई बी डिक्लेयर दैट द फैक्ट वगैरह, तो यहाँ पे जो है आवेदक का नाम भरना है। और उसके बाद आप नीचे तरफ देखेंगे तो सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट, तो यहाँ पे जो आवेदक हैं उनका नाम लिखना है और उनके सिग्नेचर होंगे सामने। यहाँ पे डेट और प्लेस वगैरह लिखना है और इसके बाद हम पेज पलट लेंगे। पेज के नीचे तरफ जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा बॉक्स मिलेगा और नेम ऑफ द क्लेम लिखा हुआ है, क्लेमेंट वगैरह। तो यहाँ पे जो आवेदक को छोड़ करके जो शेष मेंबर थे फैमिली के, उनके नाम लिखे जाएंगे और एज लिखा जाएगा, सिग्नेचर होंगे उनके। और यहाँ इस पेज में जो है नोटरी करवानी है और इसमें नोटरी जो है आपके तहसील वगैरह से होगी। और इसमें जो है आपका स्टाम्प जो है 500 का स्टाम्प लगेगा, ये स्टाम्प लगा हुआ है। उसके बाद आप जैसे 8वें नंबर पेज पे आते हैं तो एफिडेविट लिखा हुआ है, एफिडेविट वाले फॉर्म को भी पूरा भरना है। जैसे आप 8वें नंबर पेज में आते हैं तो एफिडेविट लिखा हुआ है, एफिडेविट में लिखना है आई बी जो गवाह होंगे उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, फिर जो सेकंड गवाह होंगे उनका नाम, और उसके बाद जो है जिनकी डेथ हुई है उनका नाम आएगा। फिर उसके बाद डिसीज लिखा हुआ है, जिस तारीख को उनकी डेथ हुई है वो नाम लिखेंगे और कहाँ पे डेथ हुई है ये भी लिखेंगे। फिर सेकंड नंबर पे दैट वी नो द डिसीज्ड एंड हर फैमिली सिंस द लास्ट, यानी कब से वो उस फैमिली को जानते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ये वहाँ पे ईयर लिखा जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो है यहाँ पे जितने भी मेंबर थे उस फैमिली में जो क्लेम कर रहे हैं वो सारे मेंबर्स के नाम आएंगे, उनकी एज लिखी जाएगी और उसके बाद रिलेशन लिखा जाएगा कि वो मृतक से क्या रिलेशन रखते हैं। उसके बाद चौथा 5वां नंबर है, इसको आप यहाँ पे जिस बैंक में आवेदन दे रहे हैं उस बैंक का नाम पता लिखना है और इसमें भी जो है नोटरी वगैरह होंगी, नोटरी होगी। और इसमें जो स्टाम्प लगेगा वो एफिडेविट में 100 रुपये का स्टाम्प लगेगा, ये 100 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ है। उसके बाद जो है जो 9वें नंबर का पेज है उसमें लेटर ऑफ इंडेमनिटी लिखा हुआ है, इस लेटर ऑफ इंडेमनिटी को भी भरना है और टू द ब्रांच मैनेजर, जहाँ की भी आपकी शाखा हो उसका नाम लिखेंगे। और नीचे इंसर्ट हेयर द नेम्स ऑफ द क्लेमेंट्स, यहाँ पे जितने भी आवेदक हैं उनके सभी के नाम आएंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे अकाउंट और आईडी वगैरह लिखेंगे। नीचे तरफ आप देखेंगे तो लिखा हुआ है साइन एंड डिलीवरेड बाय द एबो नेम्ड, यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं उनके सिग्नेचर और नाम वगैरह लिखे जाएंगे और इसमें भी नोटरी होगी और इसमें जो स्टाम्प लगेगा वो 1000 का होगा स्टाम्प। उसके बाद जो है ओपिनियन रिपोर्ट ऑन सिक्योरिटी, इसको छोड़ देना है, ये ब्रांच वाले खुद देख लेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट फॉर्म पे एनेक्स्योर ई नंबर फॉर्म पे, आपको इसको भी छोड़ देना है, ये पूरा ब्लैंक कर देना है ये फॉर्म। और फिर उसके बाद लास्ट पेज है जिसमें एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, इसको आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक फॉर्म और आता है जिसमें एनेक्स्योर एफ लिखा हुआ है, उसको भी जो है छोड़ देना है आपको। उसके बाद एनेक्स्योर जी है, ये भी ब्रांच के द्वारा ही भरा जाएगा। उसके बाद रिसिप्ट लिखा हुआ है, इसको भी जो है आपको छोड़ देना है, ये ब्रांच वाले खुद भर के देंगे या वहाँ पे भरवाएंगे तो आप भर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया थी पूरी हो चुकी है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको वंशावली बनवानी पड़ेगी ग्राम पंचायत से, उसमें 2 गवाह के सिग्नेचर होंगे और साथ में जो मृतक थे उनका समग्र आईडी नंबर भी लगेगा और जो आवेदक हैं और जितने भी मेंबर हैं और जो गवाह हैं उनकी सभी के आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक अकाउंट की पासबुक की फ़ोटोकॉपी और समग्र आईडी, ये चार जो है डॉक्यूमेंट आपको हर आवेदक के या मेंबर के सबमिट करने पड़ेंगे और उस डॉक्यूमेंट में जो है नीचे तरफ फ़ोटोकॉपियों में सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो है आसानी से जाके अपने ब्रांच में फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और अपना क्लेम जो भी क्लेम कर रहे हैं उसके दावेदार आप आसानी से बन पाएंगे। थैंक यू।